हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए इसको जरूर आप लोग देखिएगा। ये बुक 1 है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है। एक बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरी बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि भारत के ऊपर 1947 के बाद से अब तक की जो भारत की राजनीति रही है, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड बुक है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बुक खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यू पैटर्न, जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न है, इस पे बेस्ड है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ आए। मैंने आपसे एक वादा भी किया है, जो मुझे याद है, कि अक्टूबर तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करेंगे, ताकि जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो महीना, ये 3 महीने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का, ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, ये मैं श्योर करूँगा। तो एक बार पहले सिलेबस शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि शेड्यूल जो है हमारा, आपको पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटी और ज्योग्राफी की नियमित क्लास चल रही है। और समय जो है इसका 8 बजे शाम में रहता है। एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी चलती है। और चूंकि एक दिन बाद एक दिन अल्टरनेट करके क्लास चलती है, इसलिए समय फिक्स रखा गया है। तो पॉलिटी जो है, आज सैटरडे है और आज पॉलिटी की क्लास है। तो आज जो है हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और मैं बात कर दूं, जो न्यू बुक होगा आपके पास, इसमें चैप्टर 5 होगा ये। क्योंकि जो नया सिलेबस बना है, उसमें जो एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस रिवाइज करवाया है, जो दिया है नया सिलेबस, उसमें इस बुक में, बुक 1 में टोटल 7 चैप्टर ही दिए हैं, यानी कि 2 चैप्टर हटा दिया गया है। कौन-कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, इसके बारे में मैंने अपने जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का वीडियो है, उसमें मैंने बताया है। और क्यों मैं बताया, हटाने के बाद क्यों मैं आपको पढ़ाया, मैंने ये भी बताया है। क्योंकि जो अदर स्टेट बोर्ड है, खासकर बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बिहार सरकार ने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया है। इसलिए ये मानकर चला जाए कि वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, और इसी वजह से मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए माध्यम? हिंदी माध्यम के बच्चे हों। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए अभी सेशन नहीं है, बाद में आएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जो सेशन है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। तो पहले हम लोग, जैसा कि हमारी प्रथा रही है इस क्लास की, कि कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर में एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। एक देखते हैं कि एक्चुअल में किस-किस टॉपिक को पढ़ना है। जो मोटा-माटी टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग ज़िक्र करते हैं। ये हमारे क्लास की प्रथा रही है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है, इस चैप्टर में, कि सुरक्षा क्या है? क्या देखना है हमें इसमें? कि सुरक्षा क्या है? यानी कि सुरक्षा की जो परिभाषा है, यह क्या है? उसके बाद सुरक्षा के जो पारंपरिक धारणा है, यह क्या है? यानी कि इसमें हम बाहरी सुरक्षा की बात करेंगे और आंतरिक सुरक्षा की भी बात करेंगे। किसी देश की बाहरी सुरक्षा की क्या-क्या ज़रूरतें होती है, सुरक्षा के क्या-क्या तत्व होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ किसी देश की आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड कौन-कौन से मुद्दे होते हैं, किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सभी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। उसके बाद सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा, पारंपरिक धारणा जो पहले से चली आ रही है, ऐसी धारणाएँ। अपारंपरिक धारणा जो नया नवीनतम ऐसी धारणाएँ पनपी है, जिसमें मानवता या विश्व की सुरक्षा हम कह सकते हैं, ठीक? मानवता या विश्व की सुरक्षा कह सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे संदर्भ और स्थितियाँ बनती हैं, जिससे सुरक्षा के बारे में हमारा हमारा नज़रिया बनता है। यानी देश में कौन-सी कंडीशन है, पड़ोसी देश में कौन-सी कंडीशन है, दुनिया में कौन-सी कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से, इस स्थिति के वजह से सुरक्षा के बारे में नज़रिया जो है ये बदलता रहता है। मैं बात करूँगा इससे भी चैप्टर के अंदर। भारत के सुरक्षा सरोकार क्या-क्या है, भारत के अपने सुरक्षा सरोकार क्या-क्या है, इस पे भी हम टॉपिक के लास्ट में बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारी जो प्रथा रही है चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू लेने की, किन-किन बातों का डिस्कशन करेंगे,
किन किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको टच करने हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है सुरक्षा क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं कि सुरक्षा एक्चुअल में है क्या। सुरक्षा जो है, जैसे मानव का अस्तित्व है, जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी मानव, मैं हूँ, आप देख रहे हैं, आपके परिवार वाले होंगे, घर वाले, गाँव वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे घर के लोग, मेरे गाँव के लोग, समाज के लोग, देश के लोग, जो भी है, ये सभी लोग यानी कि मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा हुआ रहता है। जैसे हम निकलते हैं कहीं बाहर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप लोग बहुत न्यूज़ सुनते होंगे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मानव के जीवन की, मानव के अस्तित्व की। अगर कोई आदमी बाज़ार जाता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, किसी कारणवश वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ में बहुत सारे लोग बह गए, अभी उत्तर भारत में बाढ़ आया हुआ है, तो मानव का जो अस्तित्व है यह और किसी देश का जीवन, यह भी खतरों से भरा हुआ रहता है। देश का जीवन खतरों से किस संदर्भ में भरा रहता है कि उसके पड़ोसी देश कैसे हैं उससे, उसके पड़ोसी देशों का रिलेशन कैसा है उससे। जैसे पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी, चाइना है भारत का पड़ोसी, तो कहीं न कहीं ये दोनों देश भारत के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, समय-समय पर एहसास दिलाते हैं कि ये देश जो है, भारत को समय-समय पर एहसास होता है कि ये देश भारत के लिए खतरा है। खतरा इन द सेंस देश होने का नहीं है, बल्कि उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीतियाँ हैं, इस वजह से। और सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है इन्हीं खतरों से आज़ादी, यानी कि मानव के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा। एक तो मैंने कह दिया, अभी जो बाढ़ आई है, जो प्राकृतिक आपदा में गिना जाएगा, जो बीमारियाँ होती हैं, महामारियाँ जैसे कोविड-19 हो गया, तो ये सब, इन सब खतरों से निपटना ही बुनियादी अर्थ में सुरक्षा होता है, इन्हीं सब खतरों से आज़ादी होती है। सुरक्षा का सीधा संबंध जो है गंभीर खतरों से, जिस खतरे के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय अगर नहीं किए गए हैं, तो केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। केंद्रीय मूल्य, एक तो मानव का केंद्रीय मूल्य होगा और दूसरा जो होगा किसी सरकार का केंद्रीय मूल्य होगा। मानव का केंद्रीय मूल्य क्या-क्या हो सकता है? मानव का केंद्रीय मूल्य होगा मानव के कार्य, मानव की स्वतंत्रता इत्यादि। ये सब मानव के केंद्रीय मूल्य होंगे। वहीं सरकार के केंद्रीय मूल्य क्या हो जाएँगे? देश की स्वतंत्रता, यहाँ भी स्वतंत्रता होगा, लेकिन उस देश की स्वतंत्रता होगा जिस देश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता, संप्रभुता, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। स्वतंत्रता के बाद है संप्रभुता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता, अखंडता। तो किसी सरकार का या किसी देश का जो केंद्रीय मूल्य है, ये कौन-कौन सा है? किसी सरकार या किसी देश का जो केंद्रीय मूल्य होगा, यह हो जाएगा स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता। वहीं अगर मानव के केंद्रीय मूल्य की बात करें, तो उस मानव का कार्य, उसकी स्वतंत्रता, उसका आचरण, कार्य ही कर्तव्य होगा, कहीं-कहीं कर्तव्य लिखा हो गया। तो ये सब मानव के और सरकार के केंद्रीय मूल्य है, यानी कि जो खतरे हैं उसको रोकने के उपाय किए जाएँगे, और अगर उपाय नहीं किए गए, तो जो केंद्रीय मूल्य है, चाहे मैं मानव की बात करूँ, चाहे मैं सरकार की बात करूँ, इनके केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी, और ज़ाहिर-सी बात है ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। पड़ोसी देश ताकतवर होगा, तो अपने से कमज़ोर देशों पर सैन्य हमला करके उसको कब्ज़ा कर लेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, उस देश में जो कमज़ोर देश हो, उस देश में रह रहे मानव के भी केंद्रीय मूल्यों की क्षति होगी। अपूरणीय क्षति कह सकते हैं इसको, सिर्फ़ क्षति नहीं कह सकते, यानी कि ऐसी क्षति जिसको पूरी नहीं की जा सकती है। अब जो है हम लोग बात करते हैं सुरक्षा की धारणा पर। किस पे बात करेंगे? सुरक्षा की धारणा। सुरक्षा की 2 तरह की जनरली धारणाएँ होती हैं। एक तो पारंपरिक धारणा होती है और दूसरा अपारंपरिक धारणा होती है। पारंपरिक धारणा के अंतर्गत जनरली जो जोर दिया जाता है, सामान्यतः जोर दिया जाता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया जाता है, यानी कि इसका सीधा-सीधा संबंध जो होता है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है। वहीं अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत जो विशेष जोर दिया जाता है, वह विश्व के लोगों की सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा इसके अंतर्गत और विश्व की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। पारंपरिक धारणा के भी 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार कह सकते हैं। एक तो बाहरी सुरक्षा है और दूसरा आंतरिक सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा के भी 2 प्रकार है, सैन्य खतरा है और युद्ध से बचने के उपाय है।
युद्ध से बचने के उपाय के भी 3 तरीके हैं और उसके बाद ये भी हम लोग बात करेंगे कि कोई देश अगर अपनी सुरक्षा नीति बनाता है तो किन 4 तत्वों को, किन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा नीति बनाता है। इस सब के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है, पारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक धारणा, सुरक्षा के जो पारंपरिक धारणा है, इस पे बात करेंगे। शायद कुछ पॉइंट जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, जिसके अंतर्गत पहले हम लोग देखने वाले हैं, पहले बात करने वाले हैं बाहरी सुरक्षा से रिलेटेड। बाहरी सुरक्षा से रिलेटेड पहले बात करने वाले हैं। किसी भी देश, चाहे कोई भी देश हो, अगर मैं भारत का एग्जांपल ले लूं, सबसे ज्यादा भारत के एग्जांपल से मैं और आप रिलेट करेंगे क्योंकि हम और आप भारतीय हैं। तो भारत का जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत को सबसे ज्यादा जो खतरा है किससे है? चीन से है और पाकिस्तान से है। यानी कि किसी भी देश को सैन्य खतरा के अंतर्गत, किसी भी देश को सबसे ज्यादा जो खतरा होता है उसकी सीमा से बाहर होता है। और सीमा से बाहर कहने का अर्थ है वो देश जो उसकी सीमा से लगे हुए रहते हैं सामान्यतः, और उन देशों से जिनसे पहले युद्ध हो चुके हैं या युद्ध जैसे हालात बनते रहे हैं। किसी देश के लिए, किसी देश के लिए जो सैनिक खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, यानी कि भारत को जो खतरा है चीन से है। चीन में भी किससे खतरा है? जो चीन की सेना है, पाकिस्तान की सेना है, इससे खतरा है। खतरे का जो स्रोत होता है इसमें कोई दूसरा देश हो सकता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में कौन हो सकता है? चीन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, जो सैन्य हमले की धमकी देकर, पाकिस्तान भी बार बार ये धमकी देता है और चाइना भी बार बार ये धमकी देता है, किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। और किसी देश के केंद्रीय मूल्य क्या है? उस देश की संप्रभुता, उस देश की स्वतंत्रता और उस देश की क्षेत्रीय अखंडता। संप्रभुता कहने का अर्थ है कि कोई भी देश संप्रभु तभी है जब वो अपने सीमा रेखा के अंदर कुछ भी कार्य करने को स्वतंत्र है। जैसे कि मैं बात करूं, कोई कानून बना सकता है किसी मुद्दे पर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर कहीं भी बांध बना सकता है, कहीं भी नहर बना सकता है, कहीं भी रोड बना सकता है, कहीं भी पुल बना सकता है, या उस क्षेत्र के किसी भी प्रकार के कानूनों में परिवर्तन कर सकता है। वह उस देश की संप्रभुता हो सकती है। स्वतंत्रता, जैसे कोई देश स्वतंत्र हो, और क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता कहने का अर्थ है कि उस देश को कितनी वह देश जो है स्वतंत्र है कि नहीं है, उस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है कि नहीं है। और क्षेत्रीय अखंडता कहने का अर्थ है कि देश का बंटवारा ना हो जाए, देश टूट ना जाए, कोई क्षेत्र देश से अलग ना हो जाए। इसके लिए अगर खतरा पैदा होता है तो यह देश के केंद्रीय मूल्य पर सीधा सीधा हमला माना जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी देश से युद्ध हो जाता है, ठीक है? जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो उस हिसाब से बात करें तो युद्ध की स्थिति में सरकार के पास बुनियादी तौर पर कितने विकल्प होते हैं? तो सरकार के पास बुनियादी तौर पर 3 विकल्प होते हैं। कौन-कौन से विकल्प होते हैं? पहला जो विकल्प है कि आप लड़िए, जो भी दुश्मन देश है उससे आप लड़िए, और जो दुश्मन है, जो दुश्मन देश है उसको आप पराजित कर दीजिए, उसको आप हरा दीजिए। दूसरा, आप दुश्मन देश को ऐसे-ऐसे संकेत दे दीजिए, ऐसे-ऐसे हिंट दे दीजिए कि मेरे पास ये हथियार है, मेरे पास वो हथियार है, मैं तुमको ऐसे बर्बाद कर दूँगा, मैं तुमको वैसे बर्बाद कर दूँगा। हवा से हम फायर करेंगे, हम ज़मीन से फायर करेंगे, हम पानी के रास्ते से तुम पे आक्रमण करेंगे। यानी कि सामने वाला देश जो है वो डर जाए, उसको इतना अंदर से वो सहम जाए कि उसको लगे कि नहीं, जो सामने वाला देश है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है, और इस वजह से वह युद्ध का विचार ही त्याग दे। ठीक है? इस वजह से वह युद्ध का विचार ही त्याग दे। और तीसरा है आत्मसमर्पण करना, कि कोई देश, सामने वाला देश जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और दूसरा देश है कमज़ोर है। तो यह युद्ध लड़ने से पहले या युद्ध लड़ने के बाद भी जब उसको लगे कि पराजय हो गई है, अब हम नहीं जीत सकते, तो वह आत्मसमर्पण कर सकता है, और इससे पहले भी कंडीशन में कर सकता है कि युद्ध करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दे। तो ये 3 विकल्प होते हैं युद्ध होने की स्थिति में। और जनरली जो सरकार की जो सुरक्षा नीति होती है, उसमें आत्मसमर्पण को, जो सरकार आत्मसमर्पण को जनरली नहीं मानती, क्योंकि ये उसके, अगर मान लीजिए कोई देश अपनी सुरक्षा नीति में ये लिखेगा कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे, तो कहीं न कहीं उस देश की सुरक्षा नीति भी आहत होगी, और उस देश की जनता की जो, एक जनता का जो भरोसा होता है सरकार पर, ये भी आहत होगा। तो इसलिए जनरली कोई भी देश अपने
सुरक्षा नीति में इस बात का जिक्र नहीं करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सुरक्षा नीति के जो तत्व है, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है, ये कितने हैं? तो आपको सामने दिख रहा होगा, ये 4 तत्व है। पहला है अपरोध, दूसरा है रक्षा, तीसरा है शक्ति संतुलन और चौथा है गठबंधन। अपरोध होता है कि मान लीजिए कोई देश किसी देश पर हमला करने वाला है, तो इस आशंका को रोकना यानी कि युद्ध की आशंका को रोकना ही अपरोध कहलाता है, ठीक? वहीं रक्षा जो दूसरा तत्व है इसका, इसका संबंध जो है युद्ध को सीमित रखने से, यानी कि युद्ध को एक दायरे से बाहर नहीं ले जाना है, एक दायरे तक सीमित रखना है या उस युद्ध को समाप्त कर देना है, ये दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व होता है शक्ति संतुलन और चौथा तत्व होता है गठबंधन। आइए इस पर एक-एक करके बात कर लेते हैं। जो शक्ति संतुलन है, आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, मेरे पिक्चर की वजह से ये नहीं कट रहा है। यहाँ पे चीन है, ठीक है? यहाँ पे चीन है और यहाँ पे पाकिस्तान है। यहाँ पे चीन है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो शक्ति संतुलन, भारत जो है अपना शक्ति संतुलन किस संदर्भ में बनाएगा? भारत अपनी सेना का कंपैरिजन कैसे करेगा? भारत के जो शक्तिशाली देश है उसके साथ। तो भारत से शक्तिशाली देश कौन है? चीन है। लेकिन पाकिस्तान को भी कम नहीं आंका जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जो सेना है काफ़ी वर्ल्ड क्लास की सेना है और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। तो भारत जो अपना शक्ति संतुलन बनाएगा, सैन्य संतुलन बनाएगा, यह पाकिस्तान को और चीन को ध्यान में रख के बनाएगा। भारत हमेशा ये करने की कोशिश करेगा, भारत हमेशा जो ये जो सैन्य शक्ति बढ़ाने पे जोर देगा, अपने पक्ष में चीज़ों को रखने के पक्ष में हमेशा रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि भारत हमेशा खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। वही कंडीशन होती है चीन के मामले में भी, कि चीन भारत से हमेशा बेहतर दिखने की कोशिश करता है, पाकिस्तान भी भारत से हमेशा बेहतर दिखने की कोशिश करता है। और ये स्थिति तब ज़्यादा और खतरनाक हो जाती है, जब जो पड़ोसी देशों के साथ जो है किसी प्रकार का मतभेद हो या कभी पीछे युद्ध हो चुका हो। तो चीन के साथ भी युद्ध हो चुका है 1962 में, भारत और चीन का युद्ध, और पाकिस्तान के साथ तो 1947-48 में हुआ ही था। 1965 में, 1971 में और 1999 में करीब 4 बार युद्ध हो चुका है, 4 बार सैन्य संघर्ष हो चुका है। तो इस कंडीशन में भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दोनों देशों के, अपने दोनों पड़ोसी देशों को ध्यान में रख कर के अपना शक्ति संतुलन बढ़ाने पर जोर दे या शक्ति संतुलन धीरे-धीरे बढ़ाए। क्योंकि अगर और युद्ध नहीं भी होता तो दुनिया के जो और भी देश हैं, इनको पता चल जाता है कि उनका पड़ोसी देश कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या-क्या कर रहा है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो कहीं न कहीं भाँप लेते हैं देश कि हमारा पड़ोसी देश है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह से अपनी सेना को बढ़ा रहा है और इसलिए वह जो है अपना शक्ति संतुलन बढ़ाते, अपनी सैन्य क्षमता जो है ये बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ इसका जो है आर्थिक और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है देश की, उस पर भी ध्यान दिया जाता है और जो टेक्नोलॉजी है इस पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सैन्य शक्ति बढ़ेगी तो सेना में नई-नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और अगर अर्थव्यवस्था देश की मजबूत रहेगी तभी उस देश की सेना भी मजबूत रह सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीसरा पॉइंट है शक्ति संतुलन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथा पॉइंट जो है गठबंधन का, इसके बारे में बात करेंगे। सामान्यतः जो गठबंधन किया जाता है, जो सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन, यह सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है और जनरली जो जो गठबंधन किया जाता है, यह सैन्य हमला रोकने के लिए या जो सैन्य हमला हो चुका है, उससे रक्षा करने के लिए। और यह जो गठबंधन होता है, जो देशों के बीच होता है, ये ऐसे मौखिक नहीं होता, यह लिखित में किया जाता है, ठीक है? यह लिखित में किया जाता है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूं कि गठबंधन का जो आधार होता है यह क्या होता है? गठबंधन का आधार होता है कि कोई भी देश या जो गठबंधन है उसकी तुलना में अधिक ज्यादा ताकतवर दिखना। अगर मैं बात करूं कि कोई भी देश, जैसे नाटो में फिनलैंड क्यों शामिल हुआ? फिनलैंड जो है अब 31वां सदस्य बना है ना, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है, नाटो का 31st मेंबर बना है, ठीक है? तो यह क्यों हुआ ऐसा? यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिनलैंड का जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर है रूस के साथ लगता है और फिनलैंड की तुलना में रूस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश है।
बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली देश है। इसलिए फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर चुका है कि अगर भविष्य में रसिया फिनलैंड पर हमला करता है, एक थ्योरी ये कहती है कि रसिया अपनी अ, जो सोवियत जो गणराज्य था जितना बड़ा था, उतना बड़ा गणराज्य चाहता है और यानी कि वो विस्तारवादी नीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में फिनलैंड पर हमला कर ले और यही सब सोच करके फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया और नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है, तो नाटो के सभी देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। यानी कि अगर फिनलैंड पर रसिया ने हमला कर दिया तो बाकी के जो 30 देश हैं, ये सभी मिलकर रसिया से युद्ध लड़ेंगे। यानी कि जो फिनलैंड है, वह ज़्यादा ताकतवर दिखने के लिए नाटो को जॉइन किया है, रसिया से ज़्यादा ताकतवर दिखने के लिए। ये मैंने वेरीफाई मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, जो गठबंधन है, ये राष्ट्रों के अपने हितों पर आधारित होते हैं और यदि हितों की पूर्ति हो जाती है, तो वह देश उस गठबंधन से निकल जाता है या यूँ कह सकते हैं कि गठबंधन टूट जाते हैं, ठीक? इसका अगर एग्जाम्पल ले तो 1980 के दशक में की बात करते हैं। 1980 के दशक में क्या हुआ था कि अल-कायदा का नाम आपने सुना होगा। अल-कायदा जिसका सरगना था, जो मुख्य होता है, सरगना बोलते हैं उसको। यह था अल-कायदा का जो सरगना था, यह था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। ये हालांकि बाद में बना था। 1980 के दशक में क्या हुआ कि 1980 का जो ये दौर था, इसमें इसको शीत युद्ध का भी दौर कहते हैं, ठीक है? शीत युद्ध का भी दौर था और यहाँ पे 2 पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर और यूएसएसआर। इन दोनों में इन दोनों में विचारधारा की तो लड़ाई थी, साथ ही साथ महाशक्ति बनने की होड़ भी थी, यानी कि एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखने की होड़ थी। और यूएसएसआर को परेशान करने के लिए, यूएसएसआर को हानि पहुँचाने के लिए यूएसए ने क्या किया, अल-कायदा को सपोर्ट किया 1980 के दशक में। लेकिन यही अल-कायदा क्या करता है, 9/11 आपने हमला सुना होगा जो 2001 में हुआ था। यही अल-कायदा ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में यूएसए पर 9/11 हमला करता है, जिसमें यूएसए का एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग थी जिसको विश्व व्यापार केंद्र कहा जाता है, उसको उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? यही ओसामा बिन लादेन के द्वारा। उसके बाद यूएसए ने इसी अल-कायदा के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान छेड़ दिया। इसी अल-कायदा के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान छेड़ दिया। यानी कि 1980 में यूएसए और अल-कायदा एक तरह से कह सकते हैं गठबंधन में थे। लेकिन जब हमला हुआ 9/11 का, उसके बाद यूएसए ने अल-कायदा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया कि अल-कायदा को मिटा के हम रहेंगे। तो ये भी बातें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से जो गठबंधन है, यह राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। विश्व राजनीति में जो प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है, ठीक है? खुद ही लेनी पड़ती है। कोई दूसरा देश जो आकर के आपके देश की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि जो आपका देश है, यानी जो भारत है, भारत को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चारों तत्व है पारंपरिक सुरक्षा नीति के जो चारों तत्व है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अवरोध, रक्षा, शक्ति संतुलन और गठबंधन। अब हम लोग बात करेंगे जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा है, इसको लेकर के हम बात करेंगे कि आंतरिक सुरक्षा में हमें किन-किन पहलुओं को देखना होता है, किन-किन बातों को ध्यान रखना होता है। आंतरिक सुरक्षा जो है, यह भी सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह बहुत ही ऐतिहासिक रूप से राज्यों के केंद्र में रहा था, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय से। म ज़ाहिर-सी बात है किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा सबसे पहले उसके केंद्र में रहेगा, उसकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी मुद्दे उसके केंद्र में रहेंगे आंतरिक सुरक्षा की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो जैसे दंगा हो गया, जैसे गृह युद्ध हो गया, ठीक? जैसे दंगा, जैसे गृह युद्ध, ये सभी आंतरिक सुरक्षा के तत्व हो सकते हैं। ये दोनों अलग-अलग हैं। उसके बाद अलगाववाद हो गया, अलगाववाद। यानी कि जिसको क्षेत्र से हटना बोलते हैं, क्षेत्र से टूटना बोलते हैं। तो यह ऐतिहासिक रूप से राज्यों के केंद्र में रहा था, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसके बाद जो हालात थे और जो संदर्भ थे, ये बदल गए।
आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कम महत्वपूर्ण रह गई और 1945 के बाद से ऐसा लग रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काफी आश्वस्त हो गए हैं, क्योंकि उनको अब आंतरिक सुरक्षा को लेकर के उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, उतना ज्यादा टेंशन नहीं हो रहा था जितना बाहरी सुरक्षा को लेकर के रहता है। लेकिन वहीं मैं बात करूं, जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, नए नए देश आजाद हुए थे उपनिवेशों से, जैसे यूरोप के उपनिवेशों से कई देश आजाद हुए थे, जापानी उपनिवेश से कई देश आजाद हुए थे, ठीक है। बेल्जियम का भी मैंने आपको बताया, बेल्जियम के भी उपनिवेश से बहुत कई देश आजाद हुए थे। तो ये सब यूरोप के ही देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, उसके बाद यूके, ये सभी यूरोप के आते हैं। जो बहुत-बहुत नए-नए देश जो थे, ये आज़ाद हुए थे, जो नव स्वतंत्र देश थे। इनके सामने सुरक्षा की चुनौतियाँ यूरोप की तुलना में 2 मायनों में अलग थी, या यूँ कह सकते हैं कि 2 मायनों में विशिष्ट थी। पहला क्या था कि अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका, और ये क्यों था? क्योंकि उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय जो था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। और मैंने आपको बताया है कि शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि जो नए-नए देश आजाद हो रहे हैं, उपनिवेश से आजाद हो रहे हैं, नए-नए स्वतंत्र हो रहे हैं, वह मेरे खेमे में आ जाए। यूएसए चाहता था कि वो हमारे खेमे में आ जाए, वहीं यूएसएसआर चाहता था कि वह हमारे खेमे में आ जाए। इसी सिलसिले में क्या हुआ कि छोटे-छोटे देश इन दोनों खेमे में जाना शुरू कर देते हैं, और उन छोटे देशों को क्या मतलब फायदा होता है कि उनको जो उनके पड़ोसी देश थे, मान लीजिए कोई देश यूएसएसआर के खेमे में चला गया, कोई देश यूएसएसआर के खेमे में चला गया, या देश ए है या देश बी है, ये चला गया यूएसएसआर के खेमे में। अब देश बी को यूएसए सहायता मुहैया करवाता था, क्योंकि अब बी को ये डर हो गया, आपके यहाँ पे जो बीज है, इसको ये डर हो गया कि कहीं यूएसएसआर के साथ जाकर हमारा पड़ोसी देश हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, और इसी कारण देश बी जो है यूएसए के खेमे में चले जाता था। यानी कि अब जो हो गया, दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना पूरी-पूरी बन सकती थी, क्योंकि शीत युद्ध का दौर था और सीधे-सीधे तौर पे यूएसएसआर और यूएसए आमने-सामने थे कई बार। और ये जो शीत युद्ध का दौर था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो पहला कंडीशन ये था, और दूसरा था अंदरूनी सैन्य संघर्ष की चिंता। यानी कि कोई ये देश जो आज़ाद हुए, इसके अंदर कोई अंदरूनी संघर्ष ना हो जाए, जैसे कि गृह युद्ध की संभावना ना आ जाए, यानी कि सरकार में किसी पोस्ट को लेकर के अलगाववाद आंदोलन ना हो जाए कि देश ए से ही कोई क्षेत्र जो है अलग होना चाहता था। तो ये 2 मायनों में अलग थी कंडीशन, कह सकते हैं जो यूरोप था उससे, और जो अमेरिका था, उन दोनों कॉन्टिनेंट से, उन दोनों देशों के मुकाबले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन देशों को सीमा पार के पड़ोसी देशों से खतरा था। ज़ाहिर-सी बात है, जब देश एक-दूसरे खेमे में चले गए थे तो पड़ोसी देशों से खतरा था ही। साथ ही साथ भीतर से भी खतरे की आशंका थी। कौन-से खतरे थे? कि कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, कहीं दंगे ना हो जाए, कहीं अलगाववाद ना हो जाए। अनेक जो नवस्वतंत्र देश थे, वह संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा जो औपनिवेशिक ताकत थे, इससे कहीं अधिक अपने पड़ोसी देशों से चिंतित रहते थे, कहीं अपने पड़ोसी देशों से आशंकित रहते थे। इनके मध्य जो विवाद था सीमा रेखा को लेकर था, भू-क्षेत्र या जो उन देशों की जनसंख्या थी, इसको नियंत्रण को लेकर झगड़ा रहता था। और कोई झगड़े नहीं थे, बल्कि ये झगड़े थे, इनका अपना अलग ही मतलब अपना अलग ही एक कह सकते हैं संदर्भ थी, एक अपनी अलग ही स्थिति बन रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।